अपने फ्यूचर इवेंट्स को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के हम बिल्कुल निराशा में चले जाएं, होपलेस हो जाएं, और वो एक कंटिन्यूअस फीलिंग हमारे अंदर कॉन्स्टेंटली बनी रहे कि हमारी करंट सिचुएशन से अब कुछ बेटर नहीं हो सकता। हम जिस बेकार सी सिचुएशन में हैं, बेकार सी स्थिति में अभी बैठे हुए हैं, उससे निकलने का कोई तरीका नहीं है, अब सही कुछ नहीं हो सकता। वो कांस्टेंट फीलिंग जब हमें ये लगे कि पूरी दुनिया हमसे बेटर है, हम पूरी दुनिया से इन्फीरियर है, ये जो हमारे अंदर की जो होपलेसनेस है वो एक शायद नेचुरल रिएक्शन बन के निकलता है जब हम अपनी लाइफ को डाउन द हिल जाते हुए देखते हैं। वो डीप फीलिंग जहाँ पे हमें ये लगता रहे हर समय कि कुछ सही हो ही नहीं सकता है, और हम अपनी ही स्किन में क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाए, अपनी स्किन हमको अनकंफर्टेबल लगने लगे, हमारी बॉडी हमें अनकंफर्टेबल लगने लगे, और हमारी बॉडी और माइंड के बीच में कोई अलाइनमेंट ही नहीं बैठ रहा है, क्योंकि लाइफ को लेकर के हम बहुत ज़्यादा होपलेस हो चुके हैं। यह होपलेसनेस हमारे अंदर घर कर गई है, और ये होपलेसनेस हमारे अंदर कई तरीक़ों से घर कर सकती है, और कई तरीक़ों से हमें और हमारी फ़िज़िकल हेल्थ को, हमारी इमोशनल हेल्थ को, हमारे इंडिविजुअल थॉट्स को, हमारे बिहेवियर्स को, फ़िज़िकल हेल्थ को, हमारी कॉग्निटिव हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि हम उस चीज़ को नॉर्मल समझ करके इग्नोर करते रहते हैं। ठीक है, और इतने सारे इमोशंस जिससे हम गुजरते हैं, हमें तो उन इमोशंस के नाम पता नहीं होता है। सिर्फ 5, 6, 7 इमोशंस हैं जिन्हें हम सब ने नाम दे रखे हैं, और जिन इमोशंस के हमें नाम नहीं पता है तो उन सब इमोशंस को हमें इग्नोर ही करते रहते हैं। तो कुछ कॉमन टाइप के सिम्टम्स होते हैं जो शायद होपलेसनेस की वजह से आते हों हमारे अंदर, जो हमारे इमोशंस को इफ़ेक्ट करते हैं, जो हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं। तो पहला है इमोशनल सिम्टम्स, जिसमें हम सिर्फ परसिस्टेंटली, कॉन्स्टेंटली हम दुखी रहते हैं, हम सैडनेस में रहते हैं। पर शायद कभी कभी हमें एज अ ह्यूमन ये लग सकता है कि पता तो है नहीं हमें किस चीज़ के लिए हम दुखी हैं, पर हम दुखी हैं। वो दुखी अलग बात है कि जहाँ पे हमें अपने आप ही सारे परेशानियों को बुलावा देना होता है। वो सैडनेस नहीं, वो खालीपन, वो एम्प्टीनेस जो हमारे अंदर घर करके बैठी रहती है, और वो जल्दी जल्दी निकल के भी नहीं आती है बाहर। वो बहुत ही स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स पे आती है, वो फेजेस में निकल के आती है। उस एम्प्टीनेस के, उस खालीपन के कई डाइवर्स रीजंस हो सकते हैं कि वो क्यों आ रही है, और वो डाइवर्स रीजंस बहुत ही ज़्यादा छोटे हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, वो बहुत ही कहीं डीप बैठे हो सकते हैं। वो हो सकता है कि किसी पास्ट के इवेंट से हमें खालीपन महसूस हो रहा है, हो सकता है वो बहुत ही पुराना कोई रीज़न हो, उसकी वजह से हमें खालीपन महसूस हो रहा हो। आजकल जो मेजर रीज़न मुझे होपलेसनेस का दिखता है, जो मुझे महसूस होता है अपने आसपास में और मुझे खुद में, तो वो यही होता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। ये सबसे बड़ा आई थिंक रीज़न है किसी भी फील्ड में, चाहे वो फैमिली के कंटेक्स्ट में हो, चाहे वो प्रोफेशनल कंटेक्स्ट में हो। और भी बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, सिर्फ ये 2 नहीं होते हैं कारण, पर ये मेजर कारण होता है मुझे लगता है। और तो और कोई भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो सकता है। टीनेजर्स, एडोलसेंट्स जो होते हैं वो भी एक खालीपन महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक हार्मोनल केमिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा होता है, एक हार्मोनल चेंजेस क्रिएट हो रहा होता है। और जो 20s वाला जो एज ग्रुप होता है उसको मोस्ट ऑफ द टाइम, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर जो लैक ऑफ फुलफिलमेंट रहता है कि जो हमारा पर्पस है ज़िंदगी का, जो भी हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है, हम उसको फुलफ़िल करने के लिए अपने स्टेप्स नहीं ले पा रहे हैं, या किसी भी कारण की वजह से वो स्टेप्स तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, अपने सोल पर्पस की तरफ हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। जब वो फुलफिलमेंट नहीं मिलता है, जब उस गोल की तरफ हम जा नहीं पाते हैं, वो भी एक तरीके का होपलेसनेस, सैडनेस या फिर खालीपन लेके आता है। किसी के चले जाने से हम खाली महसूस कर सकते हैं, क्योंकि एक टाइम पीरियड के बाद हमें उस इंसान की आदत पड़ जाती है। अब वो अचानक से जब वो चला जाता है तो वो खालीपन, जाहिर सी बात है, वो वॉइड क्रिएट होगा, और उस वॉइड को भरने के लिए हम अलग अलग तरीके के डिस्ट्रैक्शंस पाल लेते हैं। कभी सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन, कभी कोई और इंसान को हम ले आए, उससे भर लिया अपने, कभी उन अनइंटरेस्टेड चीज़ों में भाग लेने लग गए, जो उन चीज़ों को करने लग गए जो शायद हमें पहले अपने प्रीवियसली हमें पसंद ना हो। एक कूलनेस वाला मिथ बना दिया जहाँ पे अगर हमें दुखी होना है तो हमें अल्कोहल तो कंज्यूम करनी ही करनी है, हमें स्मोकिंग तो करनी ही करनी है अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, वरना वो जो हमारा दुख है वो वैलिडेट कहाँ से होगा कि हम दुखी हैं। तो अपने खालीपन को भरने के लिए हम ये सब चीज़ें करने लगते हैं, और होता कुछ नहीं, कुछ टाइम के लिए हम भले ही हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लें, पर लॉन्गर टर्म में हम नहीं कर पाते। वो इमोशनल सिम्टम्स में दूसरा जो आता है वो है एंग्जाइटी,
जहाँ पे हमें एक कांस्टेंट डर, एक कांस्टेंट चिंता, एक भयंकर वाली जो हड़बड़ी होती है, और एक वो कांस्टेंट डर उस बात का कि हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, कुछ ट्रैजिक, कुछ लाइफ थ्रेटनिंग हमारे साथ होने वाला है। सबसे ज़्यादा एक तरीके से हमारे मूड को, हमारे बिहेवियर को अफेक्ट कर सकता है वो हमारे मूड स्विंग्स हैं। अभी 5 मिनट पहले तक, अभी 2 मिनट पहले तक हम बहुत ज़्यादा खुश थे, और किसी ने हल्का सा भी प्रोवोक क्यों ना कर दिया हो, और उस खुशी को सैडनेस में बदलते हुए टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि जो थोड़े बहुत मूड स्विंग्स होते हैं वो तो नॉर्मल होते हैं, पर जो होपलेसनेस वाले फेस के अंदर जो मूड स्विंग्स होते हैं वो एकदम सीवियर होते हैं। किसी का हल्का सा भी प्रोवोकेशन, किसी की छोटी सी भी बात हमें बिल्कुल उबाल के रख दे सकती है। और ये जो डिप्रेशन और होपलेसनेस वाले फेज़ में मूड स्विंग्स होना बहुत ही कॉमन है। आई गेस प्रोवोक बहुत जल्दी होने लगते हैं, हमारे मूड स्विंग्स बहुत जल्दी होने लगता है। जो इस सब में हम अपनी सारी इच्छा शक्ति, अपनी सारी होप, अपनी सारी जितनी भी हमारी डिज़ायर्स थी, जितनी भी हमारी इच्छाएं थी, एक सेंस ऑफ डिफीट में, एक सेंस ऑफ गिविंग अप में जीने लगता है। जब हम दो लोगों को एज अ थर्ड पर्सन कंपेयर कर रहे होते हैं, तब कभी भी ऐसा होता है ना कि कोई अपनी मेंटल अनस्टेबिलिटी की वजह से, अपने इश्यूज़ की वजह से कुछ कर नहीं पा रहा होता है, उसके कंपैरिजन में बाकी सब लोग सब कर ले रहे होते हैं, तो हम उसको ऐसे लेबल्स देने लग जाते हैं कि जिसको करना है वो तो कर लेता है, तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो, तुम तो आलसी हो। और जिसको पढ़ना होता है वो तो अंधेरे में जा कर के लालटेन की रोशनी में ही पढ़ लेता है। हाँ, होता है, कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। हम इंसानों के टाइप्स बहुत अलग होते हैं। मे भी वो इसलिए नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि वो नम होता है, क्योंकि उसने अपनी सारी इच्छा शक्ति ख़त्म कर दी होती है, क्योंकि उसने गिव अप कर दिया होता है। उस इंसान ने शायद डिफ़ीट को एक्सेप्ट कर लिया होता है। उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ लाइफ में वो इंसान इमोशनली डिटैच हो चुका होता है। और शायद हमें ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि हर ह्यूमन का टाइप अलग होता है। हमें लगता है बाकी सब लोग कर लेते हैं, हमें ये लगता है कि एवरीवन इज़ किलिंग इट इन देयर लाइफ, सब लोग एकदम झंडे गाड़ दे रहे हैं। और वो इंसान जिसके लिए मूवमेंट कर पाना, जिसके लिए चलना फिरना, वॉकिंग करना, अपने लिए कुछ भी कर पाना, जिसके लिए एक छोटा सा सिंपल सा काम करना, कोई चीज़ लिखना, कोई चीज़ बैठ करके पढ़ना, कोई चीज़ बैठ करके एनालाइज करना, कुछ भी काम करना, उसी में उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहा है। क्योंकि जो अलग अलग लोग हैं, जो अलग अलग टाइप के ह्यूमंस हैं, उनकी अपनी जर्नी होती है, उनके अपने यूनिक पाथ होते हैं, उनकी अपनी यूनिक टाइमलाइन होती है। अगर हम 20 साल के हैं, 15 साल के हैं, तो हम किसी और को कंपेयर कर रहे हैं जो कि 25 साल का, 35 साल का है, तो जाहिर सी बात है उसकी जो भी जर्नी रही होगी, जो उसके चैलेंजेस रहे होंगे, वो हमने नहीं देखे हैं। हम सिर्फ उसका एंड रिज़ल्ट देख करके सोचते हैं कि उसकी तो एंड पिक्चर बहुत ही बढ़िया है और मेरे पास तो शुरू से ही चैलेंजेस आ रहे हैं। सबके अपने अपने तरीके होते हैं स्ट्रगल्स को हैंडल करने के, सबके अपने तरीके होते हैं हार्ड वर्क को, स्मार्ट वर्क को मैनेज करने के। जो एक वैलिडेटिव जो सक्सेस होती है उसको पाने में टाइम लगता है, उसको पाने में रेजिलियंस लगती है, परसिस्टेंस लगता है, पेशेंस लगता है। और हम कहीं ना कहीं ये चीज़ भूल जाते हैं फास्ट मूविंग, फास्ट फॉरवर्डिंग जनरेशन के अंदर आकर के कि हमारी जो सक्सेस की स्टेज है वो हो सकता है कुछ अलग हो जिस इंसान से हम अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। इमोशनल सिम्टम्स के बाद में दूसरा आता है कॉग्निटिव सिम्टम्स। वो सिम्टम्स जहाँ पे हमारा मेंटल प्रोसेस कहीं पे इन्वॉल्व हो, जैसे कि डिसीजन मेकिंग। अब जो कोई होपलेस इंसान है, जो उसके अंदर होपलेसनेस घर कर गई है, मोस्ट ऑफ द टाइम इनडिसाइसिव रहेगा। उसको एक छोटा सा छोटा डिसीजन लेने में दिक्कत होगी, और अगर गलती से उसने कोई हिम्मत दिखा दी, भूले बिसरे उसने कोई डिसीजन ले लिया, और भी उसको कुछ हाँ या ना बोलना था किसी चीज़ के लिए, अगर उसने बाई चांस किसी चीज़ के लिए हाँ भर दिया है, तो वो हाँ उसके लिए इतना भारी पड़ जाएगा कि वो ओवर थिंकिंग में ही चला जाएगा वो इंसान, क्योंकि उसके पास वो एबिलिटी ही नहीं है कि वो किसी चीज़ का डिसीजन ले पाए। जब भी किसी से अपनी बात हम शेयर करते हैं तो सामने से बहुत जल्दी आता है, यार कोई डिसीजन लो अपने जीवन के लिए, तुम अपनी लाइफ को क्यों ख़राब कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो अपने साथ में, तुम कुछ करते क्यों नहीं। वो इसलिए कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग बहुत डिफ़िकल्ट है उसके लिए। एक पर्टिकुलर डिसीजन लेने के लिए कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ज़रूरी होता है एक चीज़ के ऊपर, और वही कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पा रहा है उससे। परवेसिव पेसिमिज्म उसके अंदर आ जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैंने ये डिसीजन ले लिया, इट इज़ गोइंग टू रूइन इट ऑल। अगर अब कुछ गड़बड़ी हुई तो सब में मेरा फॉल्ट होगा, और अभी तक जो भी कुछ बुरा हुआ है मेरी लाइफ में या फिर मेरे क्लोज्ड वंस की लाइफ में, वो सब मेरी वजह से हुआ है।
उसको यही कॉन्स्टेंटली लगता रहता है कि ये जो बुरा वक्त है वो परमानेंट है, इसके आगे कोई रे ऑफ लाइट, रे ऑफ होप नहीं बची है। मैंने एक बार पहले बोला था कि हाँ, जो हमारी इनर वॉइस होती है, जो हमें बार बार क्रिटिसाइज़ करती रहती है अंदर से बैठ के, वही इनर वॉइस जो हमें अंदर से बार बार बैठ के बोलती रहती है, आई एम सच एन इडियट, मुझसे कुछ सही हो ही नहीं सकता है, आई एम सच अ वर्थलेस, आई एम सच अ फेलियर। अगर दो लोगों की कॉन्वर्जेसन में एक होपलेस इंसान दूसरे इंसान से बात कर रहा होगा, तो वो जो दूसरा इंसान होगा वो अक्सर यही बोलेगा फिर उसको, यू आर सच अ नेगेटिव पर्सन, यू आर सच अ टॉक्सिक पर्सन, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। पर वो जो होपलेस वाला इंसान है, उसको पता ही नहीं कि वो बोल क्या रहा है, वो क्या कन्वे कर रहा है अपनी बातें दूसरों को, क्योंकि उसका वो बिहेवियर उसने खुद के लिए नॉर्मलाइज कर दिया है, उसका वो इंट्रिंसिक बिहेवियर बन चुका है कि वो ना चाहते हुए भी अपने आप को क्रिटिसाइज़ करता रहेगा, क्योंकि वो इनर वॉइस उसको अंदर से यही बोलती रहती है बार बार बैठ के, दैट यू आर अ फेलियर, तुमने उखाड़ा ही क्या, तुमने किया ही क्या है, आई एम सच अ लूज़र। जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो होती है लैक ऑफ इंटरेस्ट, कि कोई नई चीज़ करो, कोई नई हॉबीज़ डेवलप करो, कोई नया काम करो, ऐसा काम करो जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो। जब हम होपलेस होते हैं तो वो इंटरेस्ट भी तो ख़त्म हो जाता है, जिन एक्टिविटीज़ में, जिन हॉबीज़ में हमें पहले इंटरेस्ट था वो सब ख़त्म हो जाता है, या वो सब ख़त्म होने लगता है एक टाइम के बाद, क्योंकि हमारे मन के अंदर, हमारे अंदर एक धारणा बन जाती है जहाँ पे हमें ये लगता है कि एक चीज़ अच्छी नहीं हो रही तो हम दूसरी चीज़ें क्यों अच्छी करें, हम वो चीज़ें क्यों करें जिनमें हमें इंटरेस्ट है, क्योंकि हम अपने आप को वो पहली चीज़ करने के लिए अपने आप को पनिशमेंट देना चाहते हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल, कि जैसे एक दिन हमने पढ़ाई नहीं करी तो हम उसका पनिशमेंट अपने आप को इस तरीके से देंगे कि हम खेलने नहीं जाएंगे, और वही एक दिन वाला जो सिनेरियो है वो हमारी पूरी लाइफ में हम फिट बैठा लेते हैं, क्योंकि हम खुद को सज़ा देने लगते हैं। अब जो चीज़ें मुझे इंटरेस्टिंग लगती हैं तो वो मैं काम ही नहीं करूँगी, या तो खुद ब खुद उन चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। जब भी हम किसी फाइनेंशियल प्रेशर में होते हैं, इमोशनल प्रेशर में होते हैं, या फिर किसी एक पुअर परफॉर्मेंस वाले प्रेशर में होते हैं, जहाँ से हमारी एक परफॉर्मेंस निकल ही नहीं रही होती, जो हमारे लिए एक एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस होती है, तो हमारे अंदर वो फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, गिल्ट हर समय बैठी रहती है, और हम हर चीज़ को अपने ऊपर ब्लेम करने लगते हैं, जो कि फिर वही हमारे लिए टॉक्सिक हो जाता है, और हमें आगे चल के अपने आप को माफ़ करना मुश्किल हो जाता है, हम खुद को माफ़ नहीं कर पाते हैं, हर चीज़ का ब्लेम तो हमने अपने सर पे ही ले लिया है। जाहिर सी बात है, हम सबसे गलतियाँ होती हैं, डिसीजन मेकिंग में गलती होती है, सही टाइम सही डिसीजन ना लेना, सही टाइम पे गलत डिसीजन ले लेना, सही टाइम पे सही स्टेप ना लेना, सही टाइम पे गलत स्टेप ले लेना, ये सारी चीज़ें तो आई गेस सबके साथ होती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम अपने आप को नेगेटिव थॉट पैटर्न्स के अंदर बिल्कुल जकड़ लें और पूरे टाइम गिल्ट में ही जीते रहें। जो भी चीज़ें हमने पास्ट में करी होती हैं उन सब डिसीजन के लिए हम अपने आप को माफ़ी नहीं कर पाते कभी भी, जो कि शायद आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। हम अपने आप को माफ़ करें, हम अपने पेरेंट्स को माफ़ करें, हम अपने आसपास के लोगों को माफ़ करें। हो सकता है जो एक इंसान है उसकी जो भी बुरी सी परिस्थिति है उसका पूरा कारण वो ना हो सकता है उसके आसपास के लोग हों, पर उस इंसान को तो आगे बढ़ना है ना, उस इंसान को तो उस बुरी परिस्थिति से निकलना है ना, तो उसके लिए उसे माफ़ करना होगा, आसपास के लोगों से निकलना होगा। और बार बार वो इंसान अगर हर समय ब्लेम करता रहेगा तो वो उसी ट्रैप में फंसा रहेगा, ब्लेम विक्टिम, वो ब्लेम करता रहेगा और अपने आप को बार बार विक्टिम ही समझता रहेगा। जब वो इंसान अपने आप को विक्टिम समझ लेता है तो उसके लिए बहुत ही आसान हो जाता है कुछ ना करना, उसके लिए बहुत आसान हो जाता है एक सेंस ऑफ सिंपैथी पाना, पर वो सिंपैथी उसको क्या ही हेल्प करेगी। जो भी एंड में विक्टिम होता है उसको पहले अपने आप को विक्टिम समझना बंद करना पड़ेगा कि मैं किसी चीज़ का विक्टिम भी हूँ। अगर उस जो वो होपलेस इंसान है उसको अगर निकलना है अपनी ख़राब परिस्थिति से, बुरी परिस्थिति से, अपनी बुरी जिस रट में वो फंसा हुआ है उससे निकलना है, तो उसको अपने आप को माफ़ करना होगा और उसको अपने आप को सबसे पहले विक्टिम समझना बंद करना पड़ेगा कि मैं किसी चीज़ का विक्टिम हूँ, जो हुआ ठीक है, यही सोच करके ही शायद आगे बढ़ना पड़ेगा अगर निकलना है इस रट से तो, वरना हम फंसे रह जाएंगे और हमें पता भी नहीं लगेगा कितना टाइम हमने ख़राब कर दिया ब्लेम विक्टिम वाला गेम खेल खेल के और लोगों की सिंपैथी को गेन कर करके। ऐसा नहीं होता है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के सब कुछ बिल्कुल क्रांतिकारी बन जाए, बिल्कुल क्रांति ले आएंगे ऐसा सोच लें। क्रांति एक दिन के अंदर नहीं आती है। ज़्यादा क्रांतिकारी बनने की कोशिश करेंगे तो सब यही समझेंगे इनको दौरा पड़ गया है, अपने आप सेटल डाउन हो जाएंगे अगले दिन। तो जो क्रांति होती है वो हमारे दिमाग के अंदर आनी चाहिए, ना कि एक्सटर्नली किसी को दिखनी चाहिए वो क्रांति। वो हमारा मेंटल प्रोसेस क्रांतिकारी होना चाहिए।
ना कि हमारा बिहेवियरल प्रोसेस, क्योंकि चेंजेस होने में, करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत दशक लग जाता है। अब जो नेक्स्ट आता है कॉग्निटिव सिम्टम्स के बाद में, वो है बिहेवियरल सिम्टम्स, जहाँ पे हम कॉन्स्टेंटली एक विड्रॉल मोड में रहते हैं। विड्रॉल मोड इन टर्म्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन, इन टर्म्स ऑफ मीटिंग पीपल, इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज़। कि कोई भी फेस्टिवल आ गया, अरे यार ये तो हर साल आता है, कि हमें किसी सोशल सेटिंग में जाना ही नहीं पसंद आ रहा है, स्पेशली वो सेटिंग जहाँ पे रिलेटिव्स भी मिलने वाले हैं। तो अगर कोई इंसान ऐसा करे जिसको बिल्कुल सोशल एंग्जाइटी में चला गया है, वो उसे कोई एक्टिविटी करने में मज़ा नहीं आ रहा, उसको मिलने में मज़ा नहीं आ रहा, उसको हम मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं एज अ रूडनेस, एज समथिंग कि उसके अंदर बहुत एटीट्यूड आ गया है, कि वो मिलना नहीं चाह रहा। पर वो एटीट्यूड नहीं, वो रूडनेस नहीं है, वो उसके अंदर का सिम्टम है जो उभर उभर के ऊपर आता है। एक बिहेवियर वो होता है जहाँ पे हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निगलेक्ट करने लगते हैं। जिस काम ने हमें इस सिचुएशन में डाला होता है, उसी काम को करने में हमें मज़ा नहीं आती है। उस काम की जो वर्क ऑब्लिगेशन होती है वो हम नहीं मीट कर पाते हैं। फैमिली ऑब्लिगेशन होती है कोई, तो उसको हम मीट नहीं कर पाते हैं। अगर किसी काम के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम सही से पूरा नहीं कर पाते हैं। एक बिहेवियर ये भी आता है जिसमें हम या तो बहुत ज़्यादा सोने लगते हैं, या तो हम बहुत कम सोने लगते हैं। एक कोई फिक्स पैटर्न ही नहीं होता है। जग रहे हैं तो बिल्कुल जगे ही पड़े हैं, सो रहे हैं तो बिल्कुल ही बिस्तर से ही नहीं उठा जा रहा है। खाना ना खाना, खाना ज़्यादा खाना, ये सब तो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा कॉमन से सिम्टम्स हैं। वेट गेन हो जाना, वेट लूज़ हो जाना। जो नेक्स्ट सिम्टम है वो है फिज़िकल सिम्टम्स। बहुत ज़्यादा थकान लगना, बगैर कुछ किए थकान लगना, और उसी में हमारी अपीयरेंस चेंज होने लगती है। या तो हम अपनी एक्सटर्नल अपीयरेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, या तो बिल्कुल ही ऐसा हो जाता है कि हमें मतलब ही नहीं रहता है। हम बिल्कुल अपनी एक्सटर्नल अपीयरेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि कोई ग्रूमिंग नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ नेग्लेक्ट वाले मोड पे चला जाता है। चाहे वो हमारा पर्सनल हाइजीन हो, चाहे वो हमारा अपीयरेंस ही क्यों ना हो। होता है ना, ये सब चीज़ें हम इसको एज अ आलस समझने लगते हैं, और ये किसी भी चीज़ का ना करने का जस्टिफिकेशन नहीं है कि हम अपने डेली रूटीन्स को फॉलो नहीं करेंगे, और इसका जस्टिफिकेशन ये है कि हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, या फिर हम होपलेसनेस में जी रहे हैं। किसी भी चीज़ का जस्टिफिकेशन नहीं है, पर ये अगर सिम्टम्स हैं, या फिर हमें किसी के अंदर दिख रहे हैं, या फिर हमें हमारे अंदर दिख रहे हैं, तब हमारे लिए ये एक सिग्नल होता है कि हमें अपने लिए स्टेप लेना है, हमें इन सब चीज़ों से निकलना है बाहर। कुछ होते हैं सीवियर सिम्टम्स जो हमें लगता है कि हम अपने आप को चोट पहुंचा देंगे, तो हम अपने आप को सज़ा दे देंगे। वो एग्जैक्ट थॉट प्रोसेस क्या होता है वो तो मुझे नहीं पता है, पर जनरली यही चीज़ होती है जहाँ पे हम अपने आप को चोट पहुंचाने लगते हैं, हाथ पैर पीटने लगते हैं, या फिर अपने आप को इंजरी पहुंचाने लग जाता है। और लास्ट स्टेज वो होती है जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा लॉजिकल, सबसे ज़्यादा रीज़नेबल एक सल्यूशन लगता है, वो होता है। ये शब्द यूज़ करना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पर हमारे अंदर होपलेसनेस और खालीपन जहाँ पे आता है, तो वो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है जहाँ पे हम अकेले हों। जो हमारा होपलेसनेस का जो रीज़न है वो अकेलापन है, पर वो अकेले हमसे वो सॉल्व भी नहीं हो पा रहा है। जब एक इंसान को ये बोला जाता है तुम्हें अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो अपनी बातों को शेयर करो, अपने आसपास के लोगों से बात करो, पर वो लोनलीनेस उस चीज़ से फिक्स ही नहीं हो सकती कि हम कितने भी लोग से बात कर लें और कितने भी लोगों से मिल लें जा कर के। अगर वो क्लिक नहीं हो रहा है किसी के साथ में, तो ज़बरदस्ती तो आप किसी के साथ वो क्लिक नहीं बैठा सकते हो। इसलिए उस होपलेसनेस में, उस लोनलीनेस में वो इंसान अपनी फैमिली से भी डिस्कनेक्ट हो जाता है, अपने दोस्तों से भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। और फिर जब ये हो जाता है तब तो फिर वो इंसान कितना भी खुश रहने की कोशिश कर ले, फिर उसके हाथ में सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही लगती है, क्योंकि उसको ये लगता है कि लाइफ ने कुछ और नहीं दिया है सिवाय डिसअपॉइंटमेंट के। एक के बाद एक के बाद एक डिसअपॉइंटमेंट ही मिल रहा है मुझे। वो इंसान शायद गिव अप करना भी नहीं चाहता है, पर वो अपने लोनलीनेस वाले जो क्राइसिस है उसको वो फिक्स भी नहीं कर पाता है। जो ये होपलेस इंसान होता है, जिसके साथ वो शायद पैदा नहीं हुआ था, पर वो शायद अपने सर्कमस्टेंसेस के चलते वो होपलेस बन चुका है। वो हमेशा यही बोलते हुए सुना जाएगा उसको कि आई डोंट वांट टू डाई, आई डोंट वांट टू लिव ईदर। मैं मरना नहीं चाहता हूँ, पर मैं इस तरीके से जीना भी नहीं चाहता हूँ। फिर उस इंसान के लिए एक छोटे से छोटा नॉर्मल सा ईजी सा काम उसके लिए करना मुश्किल हो जाता है। बहुत जल्दी हम लोगों को थेरेपी के लिए बोल देते हैं, लोग बोल देते हैं कि थेरेपी चले जाओ पर थेरेपी जाना कोई आसान चीज़ तो होती नहीं है, और हर थेरेपिस्ट के साथ आपका वो कनेक्शन बैठेगा वो ज़रूरी नहीं होता है, और उन थेरेपिस्ट को देने के लिए पैसे हों हमारे पास वो भी ज़रूरी नहीं होता है।
तो सारे चेक बॉक्सेस टिक हो जाएं वो शायद पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, पर मैक्रो लेवल पे मुझे जो चीज़ समझ में आती है वो यही आती है। और हो सकता है किसी के लिए वो थेरेपी काम भी कर जाए, हो सकता है कि वो थेरेपी ना काम करे। कभी कभी किसी की फैमिली टॉक्सिक हो सकती है, उस इंसान के माइंड में कहीं एक जगह तो ये होता ही होगा कि शायद ये सब चीज़ें बदल जाएँ, शायद ये सब सिचुएशंस जो हैं वो चेंज हो जाएँ। उसको खुद नहीं पता होता कि वो कब तक उस होपलेसनेस वाले फेज़ में जिएगा, कब तक वो उस होपलेसनेस वाले दौर में अपनी लाइफ को काटता रहेगा। कहीं ना कहीं तो उसका अंत होना ही चाहिए ना। वो अंत और वो होपलेसनेस से निकलने का रूट वो नहीं ढूंढ पाता है। कोई डेटा तो नहीं है मेरे पास बैक करने के लिए इस चीज़ को, पर जहाँ तक अभी सतही लेवल पे मैं देखती हूँ तो बहुत सारे लोग, मैं खुद, हम सब कहीं ना कहीं लॉस्ट हैं, हम सब कहीं ना कहीं खोए हुए हैं। सबका कहीं ना कहीं आकर के सबसे बड़ी दिक्कत आज यही है कि आई एम 25 एंड आई एम स्टिल अनएम्प्लॉयड। आई हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम। जो मेरे कलीग्स हैं वो सब सेटल्ड हैं, बट आई एम एमलेस। फ़िलहाल तो मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का यही व्यू है अपनी लाइफ को लेकर के, दैट आई एम लॉस्ट, आई एम होपलेस। अब इसके आगे क्या करना है नहीं पता है। अभी एक जनरेशन पहले तक लोगों को 50s में आकर के मिड लाइफ क्राइसिस होते थे, और यहाँ पे मेरे को 25 में ही मिड लाइफ क्राइसिस होने लग गए। 20s में ही, उससे पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं बल्कि। अभी तो शायद अपने एग से, अपने शेल से निकले ही नहीं है, तभी से मिड लाइफ क्राइसिस शुरू हो जाता है। सबका इलाज क्या है और इस सब में कैसे कोई एडवाइस दे सकता है वो तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि मैं किसी को भी क्या एडवाइस दूँगी, पर मैं जो अपने आप को समझाने की कोशिश करती हूँ इसमें, तो वो यही है कि हम जितना इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि बाय द टाइम आई एम 25 मुझको, मेरे पास में घर होना चाहिए था, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए थी, मेरे पास ये होना चाहिए था, उतना ही मैं अपना फोकस लूज़ करती जाऊँगी। और हम अपने आप से ये चीज़ कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा एक फ़ोकस इस चीज़ पे है कि हमें सब कुछ अचीव करना है, सब चीज़ को सेंटर में रख के हमें बाय द टाइम आई एम 25 मुझे ये सब चीज़ अचीव कर लेनी है। और मेरा दूसरा फोकस इस चीज़ पे है कि मेरा टाइम ख़त्म होता जा रहा है। वो जो मेन चीज़ है उसके ऊपर फोकस ना करके हम सिर्फ अपनी एज, दूसरों की एज, दूसरों के अचीवमेंट्स के ऊपर ही फोकस करते रहेंगे, तो जो मेन फोकस है वो तो छूटेगा ही। और इस चीज़ पे हमारा हर समय ध्यान जाता रहेगा कि मैंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने कितना टाइम ख़राब कर दिया उस इंसान के साथ में रह के, उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करके, उस चीज़ के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करके, उस स्किल को सीख करके जिसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। और कभी कभी ये भी होता है कि ठीक है ना, ये एक तरीके का इमोशन ही तो है जो मुझे ये फील करवा रहा है कि आई एम लॉस्ट, आई हैव वेस्टेड सो मच टाइम। थोड़े टाइम के लिए कभी कभी अगर ये लॉस्ट वाली फीलिंग आ भी गई तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, ये शायद हमारे ब्रेन को रिवायर कर देगी, पर ये थोड़े टाइम के लिए होनी चाहिए, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए नहीं। और कोई अगर हमें फेलियर बोल रहा है या फिर हम अपने आप को फेलियर बोल रहे हैं, तो ये जो स्टेटमेंट है, आई एम अ फेलियर, यू आर अ फेलियर, और इस स्टेटमेंट में हाउ सॉर्टेड यू आर, हाउ सॉर्टेड योर लाइफ इज़, इन दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में एक गैप है बस, और वो हमारे एफ़र्ट्स का गैप है, और वो सिर्फ हमारी सक्सेस का गैप है। एक जॉब चेंज हुई और सबके स्टेटमेंट बदल जाएंगे, हमारे खुद के, हमारे लिए स्टेटमेंट बदल जाएंगे। मैं तो कितना नेगेटिव सोचती थी अपने बारे में, वो लोग पहले मेरे बारे में क्या सोचते थे और अब क्या सोचते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे लिए हमारा थॉट प्रोसेस करता है, हम अपने लिए क्या सोचते हैं। आई एम सच अ फेलियर और एक क्या सॉर्टेड लाइफ है मेरी। वो 5 साल जो हमने बर्बाद किए, वो शायद 7 साल जो हमने बर्बाद किए उस सक्सेस के आने के बाद, वो शायद कोई याद भी नहीं करेगा। जब कोई IAS बनता है या फिर जब कोई किसी एग्ज़ाम को क्लियर करता है तो उसको सिर्फ वो सक्सेस याद रहती है, वो फिर वो भूल जाता है, उसको उतना तवज्जो नहीं रहता कि मैंने 7 साल बर्बाद भी किए अपने। अगर उसने अपनी फील्ड को स्विच करके कुछ और भी काम पकड़ा है, उसमें ज़्यादा उसको फुलफिलमेंट मिल रहा है, तब भी उसको शायद याद नहीं रहेगा, या वो सब उसको याद नहीं रहेगा जो उन 5-7 सालों में उसने झेला। जो उसने सीखा वो भले याद रहेगा, अनटिल और अनलेस वो एक्सपीरियंस, वो 5 साल बहुत ज़्यादा ट्रोमेटिक रहे हो कि मैंने इतना टाइम वेस्ट किया है। ओपिनियंस, एक्सटर्नल ओपिनियंस बहुत जल्दी, बहुत धर्राटे से चेंज होती हैं। तो इस चीज़ पे बॉदर होने के बजाय कि कोई हमें फेलियर बोल रहा है या फिर हम लॉस्ट फील कर रहे हैं खुद को, या हम अपने आप को फेलियर समझ रहे हैं, उस चीज़ पे फोकस करने के बजाय हम अपने एफ़र्ट्स पे, अपने काम पे ध्यान दें, तो मुझे लगता है कि हम ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। अगर हमारे सामने कोई एक्सप्रेस कर रहा होता है अपना दुख, दर्द, पीड़ा कोई बता रहा होता है, तो हम उसमें लॉजिक ढूंढने लग जाते हैं। और अगर वही सेम चीज़ हमारे साथ होती है, हम अपने इमोशंस में भी लॉजिक ढूंढने लग जाते हैं।
कुछ इमोशंस सिर्फ एक्सप्रेस करने के लिए होते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर तो हज़ारों तरीके के इमोशंस से हज़ारों तरीके के थॉट्स आते हैं ना, और हर थॉट के ऊपर हमारा रिएक्ट करना, हर थॉट के ऊपर हमारा एक्ट करना शायद ज़रूरी नहीं है, और हर थॉट को लॉजिकली लेना वो शायद हमारे लिए फिजिबल भी नहीं है। और जितना ज़्यादा हम लॉजिकल होते जाएंगे उतना ही हम और होपलेस होते जाएंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम बस ये सोचेंगे कि ये मेरा लॉजिकल एक कंक्लूजन पे मैं पहुंच गई हूँ कि अब बस देयर इज़ नो रीज़न टू लिव फॉर मी राइट नाउ, क्योंकि मैंने तो पूरा एनालिसिस कर लिया बैठ करके, क्योंकि मैं तो लॉजिकल हूँ, मेरा तो कोई ब्राइट फ्यूचर है ही नहीं, और मैं जिन जिन चीज़ों से रोज़ गुजर रहा हूँ उससे बेटर मुझको यही सोल्यूशन लगता है, यही सबसे ज़्यादा लॉजिकल चीज़ है। और हम यही सोच लेते हैं कि हमारी पूरी लाइफ डार्क है, सिर्फ ब्राइट पॉइंट्स वही हैं जहाँ पे मुझे डोपामिनिक इफेक्ट मिलता है, जहाँ पे मेरा डोपामिन हिट होता है, वो चाहे खाना खाने से हो, वो चाहे गेम खेलने से हो, चाहे वो रील्स स्क्रॉल करके हो। ये फेज़ ही ऐसा होता है, ये पीरियड ही ऐसा होता है कि जहाँ पे हमारा दिमाग वो सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को ही फ़िल्टर कर देता है। अगर 100 में से 99 चीज़ें पॉजिटिव हैं और एक चीज़ नेगेटिव, तो वो एक चीज़ बहुत ही बुरी तरीके से एम्पलीफाई हो जाएगी, क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ उस एक चीज़ पे है, और जो चीज़ें हम सोचते हैं वही चीज़ें हमारे साथ होती हैं, और वही हम नेगेटिव सोचे जा रहे हैं, तो इसलिए नेगेटिव शायद हुआ भी जा रहा है हमारे साथ में, क्योंकि हम नेगेटिविटी को बहुत जल्दी डिटेक्ट करने लगते हैं। ये नॉर्मल होता है, ये तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी है, पर होपलेसनेस वाले पीरियड में मुझे लगता है कि ये और ज़्यादा होने लगता है। और हम नेगेटिव इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि उस समय, उस दौरान जो हमारा सोचने का तरीका, जो हमारा परसेप्शन है, वो एकदम नेगेटिवली अफेक्ट हो जाता है। हम हर चीज़ को नेगेटिव परसेप्शन में ही सोचते हैं कि मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, मैं कुछ कर दूँगी तो बुरा हो जाएगा। होता है, ये हो सकता है कि कुछ लोगों को ये सब चीज़ें नॉर्मल ना लग रही हों, कैसा कौन सोचता है, ऐसे कैसे होता है, ये तो बिल्कुल फालतू की बातें हैं। मुझको भी यही लगता था एक टाइम तक कि ये सब फालतू की बातें, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब हमारे सामने कोई होपलेसनेस में इंसान होता है, या फिर उसके कुछ इश्यूज़ होते हैं, मेंटली वो डील कर रहा होता है कुछ चीज़ों से, तो हम उसे बहुत जल्दी लॉजिक का पार्ट पढ़ा देते हैं। हम उसको बार बार बोलते हैं कि तुम प्रैक्टिकल होके क्यों नहीं सोचते हो, ये सब छोड़ो, घूम के आते हैं, तुम घूम कर आओ कहीं। घूम के आना हो सकता है किसी के लिए काम करे, पर हो सकता है वो घूम के आना किसी और इंसान के लिए काम ना करे। वन साइज़ फिट्स ऑल सबके ऊपर तो काम नहीं करेगा शायद। और घूम के आना, शॉर्ट ट्रिप पे जाना, लॉन्ग ट्रिप पे जाना काम करता है, डेफिनेटली काम करता है, पर क्या सबके लिए काम करता है, पता नहीं। तो ये बातें लॉजिकल नहीं है। तुम लॉजिक से क्यों नहीं सोचते हो? वो लॉजिक से सोचता है, इसीलिए वो इस मझधार में फंसा हुआ है। शायद उस इंसान के पास हमसे ज़्यादा लॉजिक है इस समय, उसने लॉजिकल सोच सोच के ही अपने आप को इस स्थिति में पहुंचा दिया है, इस होपलेसनेस वाले फेज़ में पहुंचा दिया है। तो ये बातें प्रैक्टिकल नहीं है, जो तुम सोच रहे हो प्रैक्टिकल थोड़ा ना है, ऐसा कुछ हो थोड़ा ना जाएगा, तुम तो बुरा सोचे जा रहे हो। ऐसा क्यों सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो, क्यों कर रहे हो, इस सब का, इस क्यों का ही आंसर होता तो वो खुद ही ढूंढ लेता जाकर। इसीलिए अगर हम किसी और से थोड़ी सी सेंसिटिविटी एक्सपेक्ट करते हैं तो हमें खुद सेंसिटिव होने की थोड़ी ज़रूरत है, क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद ही आती हैं। जब तक हम उस होपलेसनेस वाले फेज़ से नहीं निकलेंगे, तब तक हमें ये नहीं समझ में आएगा कि दूसरा कोई क्या महसूस कर रहा है, उसको कैसा लग रहा है उस होपलेसनेस वाले फेज़ में रह कर के, वो किन चीज़ों से गो थ्रू कर रहा है। कभी कभी ये चीज़ बोलते हैं ना, लॉजिक जाए तेल लेने, मुझे मतलब नहीं है, ये चीज़ करनी है तो करनी है, मुझे ऐसा लग रहा है तो लग रहा है, मैं जेलस फील कर रही हूँ तो कर रही हूँ, मुझे ये चीज़ खानी है तो खानी है, वो चाहे सही हो गलत हो, उस समय हमारे लिए लॉजिक कुछ काम नहीं करता। कभी कभी उस इमोशन को एड्रेस करने के लिए हम लॉजिक को किनारे कर सकते हैं, और करते भी हैं, पर इस होपलेसनेस वाले टाइम पीरियड में शायद हमारे जो थॉट्स होते हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं, वो लॉजिक को सरपास कर देते हैं, वो लॉजिक को कैप्चर कर लेते हैं, तो इसलिए हम लॉजिक की तरफ नहीं जा पाते हैं। और हर चीज़ शायद उस समय हमें लॉजिक की तरह सोचनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमको हैंडल करने नहीं आते अपने इमोशंस, इसलिए हम सप्रेस करने लग जाते हैं इमोशंस, और प्रैक्टिकल हो करके लोग हमको सोल्यूशन दे देते हैं, हम लोगों को सोल्यूशन दे देते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, कितना भी रीअश्योरेंस दे दो, वैसे अपना जीवन जी सकते हो, तो वैसे सारी चीज़ें सही कर सकते हो, यू कैन ट्राई दिस, यू कैन ट्राई दैट, कितने भी आर्ग्यूमेंट्स कर लो, कितने भी बहस कर लो, पर उस मोमेंट पे हम पे कुछ काम नहीं करेगा, उस मोमेंट पे उस होपलेस इंसान पे कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारा तो हमारे खुद के ऊपर से विश्वास ख़त्म हो चुका होता है।
हमें हर चीज़ में गिल्ट नज़र आती है, हमें हर चीज़ में शर्म आती है, हम हर चीज़ में होपलेस हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि हमें लॉजिक बिल्कुल दरकिनार करके छोड़ देना चाहिए किनारे, नहीं। लॉजिक और इमोशंस दोनों का ही एक कॉम्बिनेशन जब तक हम नहीं बनाएंगे तब तक हम इस पीरियड से नहीं निकल पाएंगे। दोनों ही चीज़ें काम करनी चाहिए। आउटर वर्ल्ड में चीज़ें घटित हो रही होती हैं, हमारे अंदर से उस सब का रिएक्शन निकलता है ना, तो वो रिएक्शन भी हमको होपलेसनेस में लेके जाता है। हम कहीं से रिजेक्ट हो गए, हम कहीं फेल हो गए, रिजेक्शंस फेलियर्स हमें होपलेस बनाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि सारे फेलियर्स से हमें कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। सारे फेलियर शायद हमें कुछ सिखाते ही नहीं हैं। कुछ फेलियर्स ऐसे भी होते हैं कि जो हमें बताते हैं कि हमें कुछ नहीं आता है। वो फेलियर हमें ये बताते हैं कि हमें उस सिचुएशन में उस चीज़ को हैंडल करने की समझ नहीं थी, हमें नहीं आता है हैंडल करना, तभी हम फेल हुए, तभी हम रिजेक्ट हुए। तो दूसरी चीज़ है जो आए दिन आजकल सब लोग बोलते हैं कि अपनी सिचुएशंस को एक्सेप्ट करो, अपने अंदर एक्सेप्टेंस लाओ। ये एक्सेप्टेंस इतनी आसानी से हमारे अंदर नहीं आता है। कभी कभी हम हेल्पलेस होते हैं, इसलिए हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। और जब हम होपलेस होते हैं तो हम हेल्पलेस भी महसूस करते हैं। एक्सेप्टेंस क्या होता है? एक्सेप्टेंस तो एक तरीके से वो चीज़ हुई ना कि जहाँ पे हमने अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया, ना ही हमने उस रियलिटी को चेंज करने की कोशिश करी, ना ही हमने उस रियलिटी को डिनाई किया कि हम डिनाइल में चले गए। और विदाउट जजमेंट हमने अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस किया कि ये अच्छा है, ये बुरा है, इस लेवल के बिना। क्योंकि हर चीज़ हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कभी कभी कंट्रोल छोड़ना ज़रूरी होता है। और वो कंट्रोल छोड़ने के लिए हमें अपने इमोशंस को रेगुलेट करने की ज़रूरत होती है, प्रोसेस करने की ज़रूरत होती है, बगैर किसी रेजिस्टेंस के, बगैर सप्रेशन के। और वो एक्सेप्टेंस वाला जो कंट्रोल हमें छोड़ना होता है, तो हम बिल्कुल ही छोड़ के बैठ जाते हैं कंट्रोल, कि मेरे कुछ करने से ना करने से किसी आउटकम के ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो मैं क्यों करूँ, सब कुछ तो होना तय है, तो मैं क्यों करूँ। और जब हम हेल्पलेस हैं तो हमारे पास कोई मोटिवेशन ही नहीं है कि हम अपनी सर्कमस्टेंसेस को, हम अपनी परिस्थिति को बदलें या बदलने की कोशिश करें। उसका मोटिवेशन नहीं है फिर हमारे पास में। जब हमसे बोला जाता है कि एक्सेप्टेंस लेके आओ, अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करो, तब हम माइंडफुल होकर के एक्शंस लेते हैं और अपने अंदर एक लचीलापन लेकर के आते हैं, अपने अंदर एक रेजिलियंस लेकर के आते हैं कि हमें अब ऐसे झेलना है, अब हमें ऐसे हैंडल करनी है लाइफ। और हेल्पलेसनेस हमारे अंदर वो लेकर के आती है कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, हमें कुछ करना ही नहीं है। वो हम इनएक्शन वाले मोड में चले जाते हैं कि मेरे कुछ करने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, मैं कुछ भी कर लूँ सब ठीक थोड़ा ना हो जाएगा। तो हम इसी मोड में रहते हैं, हम इसी मोड में रहने लगते हैं। अक्सर हमने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी हम अपने अंदर एक्सेप्टेंस ले आते हैं तो हमारे अंदर की जो इमोशनल सफरिंग होती है, जो हमारे अंदर एक पीस आ जाता है, उसी का उलट जहाँ पे हम ये सब चीज़ें बोलने लगते हैं कि मैं तो हेल्पलेस हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, उसी दौरान हमें ये फ़ील होता होगा कि कुछ सही चल ही नहीं रहा है, सब बेकार है, सब ख़राब है। और जो हमारे अंदर का जो इमोशनल डिस्ट्रेस होता है उस दौरान, वो पीक पे पहुंच जाता है, क्योंकि हम परेशान और ज़्यादा होने लगते हैं। अगर कभी मेरे साथ ये सब चीज़ें हो जाती हैं या फिर मैं किसी और को देखती हूँ इस सब चीज़ों से गो थ्रू करते हुए, तो मुझे तो बस समझ में ही नहीं आता कि करना क्या चाहिए, क्योंकि ना ही प्रॉपर टूल्स अवेलेबल है, ना ही कोई रिसोर्स अवेलेबल है। कैसे हम इस चीज़ को प्रोसेस करें, कैसे हम इस चीज़ को रेगुलेट करें, पता ही नहीं होता है। कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। जो चीज़ हमारे हाथ में होती है वो सिर्फ हमारे एफ़र्ट्स होते हैं, हमारे मेहनत होती है, हमारी परसिस्टेंस होती है, बस। और जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं, उसके आगे का प्रोसेस, उसके आगे के जितने भी लीकेजेस हैं, उसके आगे के कुछ भी चीज़ें हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। और अगर हम उन सब चीज़ों को लेकर के हम होपलेस होकर बैठ जाएंगे, अपने एफ़र्ट के बाद दूसरे स्टेप्स को लेकर के अगर हम होपलेस होकर बैठ जाएंगे या फिर हम अपने आप को हार्म करने की कोशिश करेंगे, तो वो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं होगा, वो किसी भी चीज़ को वैलिडेट नहीं करेगा। मैं बोलती हूँ हमेशा कि हमें नॉवेल्टी सीख करनी चाहिए, हमें नई चीज़ें सीखनी चाहिए, हमें अपने इंटेलिजेंस को बढ़ानी चाहिए, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना चाहिए। कुछ चीज़ें खुद के लिए कर सकते हैं, पर अगर एक मेजर पोर्शन, एक मेजर चंक हमारे लाइफ का, हमारा करियर, हमारा प्रोफेशनल ग्रोथ जिसके ऊपर टिकी होती है, वही सही से काम नहीं करेगा, तो हम बाकी चीज़ों पे फोकस कर ही नहीं पाएंगे। सिर्फ निकलने का ये तरीका हो सकता है कि हाँ, तो हम अपने आप को स्किल करें, हम अपने आप को नई चीज़ें सिखाएं, अपनी ग्रोथ चारों डायमेंशंस में करने की कोशिश करें, चाहे वो स्पिरिचुअल डायमेंशन हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल डायमेंशन हो,
जहाँ से हम अपनी विजडम बढ़ाएं वो वाला डायमेंशन हो, जहाँ पे अपनी हम फिज़िकल बॉडी का ध्यान रखें वो वाला डायमेंशन हो। तो हम किसी को बोलते हैं कि नई हॉबीज़ ट्राई करो या फिर नई चीज़ें सीखो, तो वो नई चीज़ें सीखे कहाँ से? उसके अंदर तो वो एनर्जी नहीं है, थॉट्स में ही सारा मेंटल टैक्स भरते रहते हैं, तो कुछ और करने की एनर्जी नहीं बचेगी। कभी कभी हम लोगों के साथ में रह कर के भी अकेले होते हैं, क्योंकि हम अपनी बात नहीं बता पाते हैं। जो हमारे घर के अंदर लोग होते हैं या जो हमारे कलीग्स होते हैं या फिर जो हमारे दोस्त होते हैं, हमें हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम यही डर लगा रहता है कि कोई हमें जज ना कर दे, और बहुत सारी चीज़ होती है दिमाग में जो हम नहीं बता पाते हैं। तो इसीलिए कभी कभी उन लोगों से बात करना इज़ द बेस्ट थिंग जिनको हम नहीं जानते हैं। और ऐसे कोई खाली भी नहीं बैठा है जो हमारी बातें सुनने के लिए ना काम छोड़ देगा या फिर पूरे टाइम फ्री ही बैठा रहेगा, क्योंकि बात करने का मन तो कभी भी करेगा ना। तो फ़िलहाल उसका सलूशन अब हमारे फ़ोन में है शायद, क्योंकि अब एआई इंटीग्रेट हो चुका है हमारे व्हाट्सएप पे। क्योंकि पहले तो व्हाट्सएप का मैसेज डाल दो फिर वेट करना पड़ता था, वो भी वेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुरंत रिप्लाई आ जाएगा और हम उससे बात कर सकते हैं। आई नो कि वर्चुअल कॉन्वर्जेसन है, ह्यूमन कनेक्ट नहीं है, ह्यूमन कांटेक्ट नहीं है, पर फ्रेंडली है, नॉन जजमेंटल है, एम्पैथेटिक है, कोई प्रेशर भी नहीं है कि सिर्फ अच्छी बातें करनी है, सिर्फ एक लिसनिंग ईयर की तरह काम करेगा एज अ सपोर्टिव प्रेजेंस। और शायद हम में से कुछ लोगों के लिए इतना काफ़ी है। वही है कि कुछ लोगों पे हो सकता है ये चीज़ काम करे, पर कुछ लोगों पे ना काम करे। किसी दिन हमें ये भी लग सकता है कि सब बेकार है, हम इसी रट में फंसे रह जाएंगे, कुछ सही नहीं होगा। कभी कभी जो मेरे लिए काम कर जाता है वो यही होता है कि उस दिन बैठ करके फिर रो लेना चाहिए, दहाड़े मार मार के रो लेना चाहिए, खुल के रो लेना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। अगर किसी के सामने नहीं रो सकता है तो अकेले बैठ करके रो लेना चाहिए। जो चीज़ें तंग कर रही हैं उनको लिख के, उनको सोच के रो लेना चाहिए। इतना रो लेना चाहिए कि तकिया गीला हो जाए और आंखें सूज जाएं और हम बस सो जाएं। हम रोना चाहें भी नेक्स्ट टाइम तो हमें रोना ना आए 2 महीने तक। अगले दिन उठ करके भारी सर के साथ अपने आप को फीड किया अच्छी चीज़ों से, अपने आप को अच्छी चीज़ें दी कंज्यूम करने के लिए, मेंटली भी और फिज़िकली भी। एंड दैट्स योर रीसेट डे विथ फुल पोटेंशियल। ये चीज़ इंक्लूड नहीं करनी चाहिए मुझे शायद, पर ऐसा नहीं है कि हम ये करके सब सही हो जाएगा। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद फिर स्क्वायर वन पे पहुंच जाएंगे, उसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। या तो अगर ये सही लगा तो फिर यही साइकिल रिपीट कर लेनी चाहिए, या तो फिर कुछ नया ढूंढना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे चेंजेस से ही प्रोग्रेस होगी। पर ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम प्रोग्रेस करें तो हम इम्प्रूवमेंट भी साथ साथ में करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होगा जिस दिन हम एफ़र्ट डालेंगे उसी दिन हमें इम्प्रूवमेंट दिख जाएगा। और ये हमें हमेशा दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि रिज़ल्ट कभी भी हमारे हाथ में है ही नहीं, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो हमारा कोई सेल्फ पेस्ड सेक्टर हो। किसी दिन हमें लगे कि सब कुछ पैनिक मोड में चला गया है, तो उस दिन हमें ऐसी चीज़ ढूंढनी चाहिए कि छोटे से चेंजेस करने चाहिए या फिर छोटे से स्टेप्स लेने चाहिए जो हमें हल्की सी भी होप दे, थोड़ी सी भी होप दे। और किसी दिन हमारे लिए वो छोटी सी होप भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, जब हम ये सोचते हैं कि हमारी चारों डायमेंशंस में ग्रोथ होनी चाहिए। फिज़िकल डायमेंशन हो, मेंटल या फिर इंटेलेक्चुअल डायमेंशन हो, चाहे वो स्पिरिचुअल डायमेंशन हो, चाहे वो सोशल डायमेंशन हो। तो ये सारी डायमेंशन की ग्रोथ एक ही दिन में नहीं शुरू हो जाती है। ये ग्रोथ शायद एक डीपर सेंस ऑफ पर्पस के साथ होनी चाहिए। जैसे जैसे किसी के अंदर वो डीप सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी आएगा तो उसको ये बात समझ में आएगी। स्पिरिचुअलिटी सब कुछ त्यागने के लिए नहीं बोलता है, सब कुछ छोड़ देने के लिए नहीं बोलता है कि छोड़ के बैठ जाओ, मोह माया त्याग दो, कुछ करो ही मत। नहीं, स्पिरिचुअलिटी का मतलब सबके लिए अलग हो सकता है। किसी के लिए ये मतलब हो सकता है कि वो उस इंसान को ताकत देती है, वो उस इंसान को स्ट्रेंथ देती है ताकि वो सारी लड़ाइयाँ झेल सके, सारे स्ट्रगल्स को हैंडल कर सके, जितनी परेशानियाँ हैं उन सबको फेस कर सके। यही तो होप होती है, और एक बार ही होप मिल जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत ही शायद एक डीप डाइव वाला एक टॉपिक था होपलेसनेस। मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं है कि और कितने कितने डायमेंशंस इस चीज़ के निकल के आ सकते हैं। ये बहुत ही लंबा चौड़ा टॉपिक हो सकता है। अभी मैंने बहुत सारे टच पॉइंट्स छोड़ भी दिए कि इसके बारे में मुझे पता ही नहीं है, जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, और जो चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं करी है तो मैं उसके बारे में शायद बोलना मेरा सही भी नहीं होगा। नमस्ते।